हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो हमें नई वीडियोज में नई नई चीजें लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आज बातचीत करते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं 2020 के। आज हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे 2020 के लेवल 1 जो पीआरटी का जो पेपर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारा जो है लेवल 1 का एग्जाम 2020 का। इससे पहले हम 2021 का और 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। उसकी वीडियो को चेकआउट करना ना भूलिएगा, जरूर देखिएगा। और आप अपने कमेंट्स, अपना स्कोर, अपनी सारी चीजें, अपने व्यूज, अपना ओपिनियन जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इसके अंदर कोई और भी न्यू चीज जो है ऐड करना चाहेंगे आपके लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। आपका इसके अंदर हमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 150 मिलेंगे। टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का ये है। और इसके अंदर हमारा जो है 5 सेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये चीज 5 सेक्शंस हैं: पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। हर एक सेक्शन 30 क्वेश्चन ईच होते हैं। पहला क्वेश्चन सीडीपी का होता है। हमने जो पेपर, जो पहले 2 पेपर किए हैं 2021 का और 2022 का, उसमें हम ये जो सीडीपी है इन दोनों की कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 2020 की सीडीपी। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड अवेयरनेस, टोटल मिला के ही हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चंस ईवीएस के। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। इसके भी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के 1 to 30 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का पहला क्वेश्चन, जिसमें आप अपने साथ में नोटबुक लेकर उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप 30 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। और अपना जो ऑप्शन है उसे चूज कीजिए और साथ में मैच कीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके स्कोर को इंक्रीज करने में, कि कितना स्कोर इंक्रीज हुआ पहले की तुलना में और कितना स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ ए प्रीवियसली लर्न टास्क impedes a new task which is being learned, this transfer of learning will be। यदि पहले से सीखा कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या होगा। ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने पहले कोई टास्क रखा है, अब दोबारा से आप कोई टास्क कर रहे हैं, मगर जो पहले वाला जो सीखा गया कार्य है वो दूसरे में बाधा उत्पन्न कर रहा है, सीखने में मदद नहीं कर रहा है, उसमें रुकावट ही ला रहा है। तो क्या ऑप्शन होंगे? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर या प्राइमरी। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या प्राथमिक। ऑब्वियस सी बात है, जो वो बाधा लेके आ रहा है तो नेगेटिव चीजें ही कर रहा है। बाधा का मतलब ही क्या होगा? जो नेगेटिव। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। सबसे पहली बात, मैंने तीनों वीडियो के अंदर 2 वीडियो 3 वीडियो जितनी भी मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, सब में एक बात देखने को मिलेगी कि जो नोट है वो एचटेट का सबसे बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से होते हैं। तो नोट को सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन बनता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था? फ्राइड ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो मनोलैंगिक विकास किसके द्वारा दिया गया था? फ्रायड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ओरल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, एनल स्टेज। मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्तावस्था या फिर बुधावस्था। तो चलिए ऑप्शंस को चूज कीजिएगा। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। फ्रायड के प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होती है, इसमें नहीं पूछा गया तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होती है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव।
पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है? चार अनुपात, सतत अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात, वेरिएबल रेशो, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल एंड फिक्स्ड रेशो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा कॉन्टिन्यूअस के अंदर। आप लगातार लगे रहिए, रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the fact that fish cannot fly and owls cannot learn to swim is an indication of। एक तथ्य बताया गया बच्चे को, मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है lack of adequate reinforcement, their lack of experience, the laziness of these creatures, the effect of biological limits on learning। ऑप्शन है हिंदी में, उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती के कारण, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसके लिए सबसे जो सटीक ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4 बनता है कि अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, कि उनके जो बायोलॉजिकल लिमिट्स है उनके कारण जो फिश है वो फ्लाई करना नहीं सीख पाई है और ओल जो उल्लू है हमारा तैरना नहीं सीख पाया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बातचीत करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन बाय। शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। शेपिंग की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है? सोचिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, स्किनर। आप इसको याद भी रख सकते हैं, स्किनर शेपिंग, कि हमारी स्किन जो हमारे शरीर को भी जो शेप देता है वो असल में कौन देता है? असल वैसे देखा जाए तो स्किन देती है, स्किन के हिसाब से आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेल्डन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। अगेन नोट वाले क्वेश्चंस पे बड़ा फोकस रखिएगा, नोट वाले क्वेश्चंस पर हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या फिर एस्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एस्टोमॉर्फी। तो चूज कीजिएगा अपना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बेस्ट ऑप्शन है उसके अनुसार एस्टोमॉर्फी सही नहीं है। शेल्डन ने एंडोमॉर्फी को भी कहा था, उसकी लिस्ट में जो था एंडोमॉर्फी भी था, मेसोमॉर्फी भी था और एक्टोमॉर्फी भी था, बट एस्टोमॉर्फी नहीं था। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। Which of the following is not। देखिएगा अगेन नोट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एस्टेट का मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, एस्टेट में नोट वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले चूज किया जाता है। साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, कि कौन सा मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। फ्री एसोसिएशन, इंटरव्यू, वर्ड एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। मुक्त साहचर्य नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, शब्द साहचर्य नहीं है या फिर स्वप्न विश्लेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो इंटरव्यू है वह मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। वर्ड एसोसिएशन भी है, फ्री एसोसिएशन भी है और ड्रीम एनालिसिस भी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए प्री ऑपरेशनल चाइल्ड टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन neglecting other aspects has been termed by the Piaget। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो प्याजे ने कहा है, इसे क्या कहा है? संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता, अनुकूलन, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, सीरिएशन या फिर अडेप्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके अंदर जो आएगा वो आएगा केंद्रीकरण। क्या आएगा? केंद्रीकरण, सेंट्रेशन आएगा, जिसमें वो एक पहलू को थोड़ा सा मानता है और दूसरे पहलू को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू टीच ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस। निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? स्वलीन, एक बच्चा जो अपने अंदर ही बैठा रहता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है, बाहर ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। PECS, आप कमेंट कीजिएगा फुल फॉर्म ऑफ PECS।
फुल फॉर्म ऑफ PECS, ब्रेल, टेलर फ्रेम या इनमें से कोई नहीं? PECS, ब्रेल, टेलर फ्रेम या फिर नन ऑफ दीज? तो जो 9 है, 9 का आएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, PECS। आप इसकी जो फुल फॉर्म है जरूर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बातचीत करते हैं। Which of the following may act as a primary reinforcer? निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है? प्रेजिंग, किसी की प्रशंसा करना, एक बिस्किट, बिस्किट देना, सेइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कहना, या इनमें से कोई नहीं? किसी की प्रशंसा करके हम प्राथमिक पुनर्बलन, या एक बिस्किट देके, या फिर बहुत अच्छा कहकर कह सकते हैं। जो 10th है वो आएगा आपका प्राइमरी रीइंफोर्सर के रूप में। वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बट बिल्कुल अगर प्राइमरी देखें तो बच्चा जो है वो बिस्किट की तरफ में ज्यादा आकर्षित होता है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है, तो ये क्वेश्चन आप इसके टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। डिस्ग्राफिया इज अ टाइप ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी? डिस्ग्राफिया एक प्रकार है चलन क्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का या फिर अधिगम अक्षमता का? तो जो 11th है, यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का, जिसके कारण वो अधिगम क्षमता को शो करता है, तो उसको हम डिस्ग्राफिया का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बातचीत करते हैं। Who among the following first gave the theory of moral development? सबसे पहले सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है? पियाजे से, कोहलबर्ग से, गिल्गन से, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत सिर्फ एक ही बंदा है, जिसका नाम है पियाजे। पियाजे नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बातचीत करते हैं। द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप ड्यूरिंग, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? संवेदीगामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान? तो बताइए कि द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, ऑप्शन चूज कीजिएगा 13 का। तो 13 का जो सबसे है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान। जी हाँ, वो ग्रुप डेवलपिंग होती है, उसके अंदर ग्रुपिंग डेवलपिंग होती है। तो बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ए चाइल्ड सेज, एक बच्चा कहता है मम्मा टुडे द सन इज सैड, हाँ आज सूरज उदास है। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट? एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो आप बताइए, आत्म केंद्रण की तरफ, एनिमिज्म की तरफ, आदर्शवाद की तरफ, या फिर प्रकृतिवाद की तरफ? ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, आइडियलिज्म, या फिर नेचुरलिज्म की तरफ कर रहा है, शो कर रहा है? तो 14th का है एनिमिज्म। क्या है? एनिमिज्म। 2022 के पेपर में और 21 के पेपर में भी आपको किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, अभी आया है हमारे यहाँ पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? पियाजे के द्वारा दी गई है। हम इसे कंसीडर कर सकते हैं एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन को निकालने की एक ये प्रोसेस है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? पियाजे के द्वारा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस चिल्ड्रन आइदर मॉडिफाई और फॉर्म ए न्यू स्कीमा बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंस? पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपनी स्कीमा में संशोधन अथवा नई स्कीमा का निर्माण करते हैं? बच्चे चाहे तो उसी को कुछ ठीक कर लेते हैं, उसी में कुछ ऐड कर लेते हैं, या फिर नई स्कीमा को बना लेते हैं, का निर्माण कर लेते हैं। तो किसमें करेंगे ये आप बताइएगा? आत्म सात्तीकरण, समंजन, अभ्यंतरीकरण या अनुबंधन? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इंटरनलाइजेशन या फिर कंडीशनिंग? तो ऑप्शन चूज कीजिएगा 15th का ऑप्शन जो होगा वो होगा सेकंड, समंजन। वो उसी के अंदर चाहे तो मॉडिफाई करेंगे या फिर नई चीजों को बनाएंगे। आप अपना स्कोर भी हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ आप अपने स्कोर को चेक करते रहिएगा कि
आपने कितना इंप्रूव किया और कितना इंप्रूव नहीं किया। प्रीवियस ईयर पेपर्स PYQ जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए और जो आपने तैयार किया हुआ है उसको जज करने के लिए। 16 क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की, द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट ए लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म with the assistant of a more competent individual is termed as। वाइत्स्की क्या कहता है, एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर लेता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। एक बच्चा है, कुछ टास्क कर रहा है, मगर वो एक बड़े की हेल्प लेता है और उन टास्क को बहुत अच्छे से तय कर लेता है, तो जो उसकी सबसे ऊपरी सीमा होगी उसे क्या कहा जाएगा? संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकासात्मक स्तर, सीमापस्थ विकास का स्तर, कथित। सभी विकल्प सही हैं। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये कई बार पेपर के अंदर ZPD के नाम से भी जाना जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आएगा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। This term refer to extra cues designed to increase the chance of a student providing the correct answer to a question। निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? दोबारा से क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों में से है? ज्यादा से ज्यादा वो सही उत्तर देगा। मस्तिष्क उद्वेलन, प्रॉम्प्ट, सलाह, इनमें से कोई नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉम्प्ट, सजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो 17 है, 17 का होगा प्रॉम्प्ट। जो चांस होगा वो प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर बातचीत करते हैं 18 की बातचीत करते हैं। मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, मॉडलिंग आधारित है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी पे, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी पे, या फिर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। तो सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या ऑप्शन होगा? 18 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो मॉडलिंग है वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर बेस होता है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर हमारा क्या होता है? बेस होता है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, अल्बर्ट बंडूरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल लर्निंग की, साइकोसेक्सुअल की, इमोशनल डेवलपमेंट की, या फिर मोरल डेवलपमेंट की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, या फिर नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। तो जो 19 है, 19 का अल्बर्ट बंडूरा इधर उधर घूमते रहते थे समाज के अंदर। समाज के अंदर आएगा तो हमारा आएगा सोशल लर्निंग आएगा, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा जहाँ इधर उधर घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, समाज के लोगों से मिलेंगे, तो सोशल लर्निंग के बारे में ही उनकी थ्योरी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बातचीत करते हैं। ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। ऑटिज्म जो सर्वप्रथम व्याख्या की थी, ऑटिज्म की जो सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? कैनर ने, डाउन ने, स्किनर ने, या फिर सिगमंड फ्राइड ने? कैनर, डाउन, स्किनर या फिर सिगमंड फ्राइड। तो चलिए आपके लिए ऑप्शंस हैं, फटाफट से सोचिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑटिज्म की जो सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले कौन थे? कैनर। कौन थे? कैनर। कैनर ने सबसे पहले ऑटिज्म के बारे में बताया, क्या है, क्यों है, किस लिए है। बातचीत करते हैं 21 की। Which of the following is not? नोट वाला क्वेश्चन सबसे पहले सर्कल किया जाए, क्योंकि स्टेट का जो सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है वो कौन है? नोट वाली है। ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। ध्यान, संग्रहण, उत्पादन या फिर तैयारी। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन या फिर प्रिपरेशन। 21 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर इनका कौन नहीं है? प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है।
यहाँ पर ध्यान अटेंशन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेट करता है, रिटेंशन भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेट करता है, और जो प्रोडक्शन होगी वो भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से क्या करता है, रिलेट करता है। बातचीत करते हैं 22 की। अकॉर्डिंग टू द ब्रोफेन ब्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, बायो इकोलॉजिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से पहले ही बन सकता है, एक क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर से तैयार हो सकता है। द मॉडल द पेरेंट्स सिबलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल्स। ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। किसके, कौन से सिस्टम के, माइक्रो, एक्सो, मैक्रो या फिर क्रोनो, सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, वृहत तंत्र के या समय तंत्र के। तो सोचिएगा, ऑप्शन चूज कीजिएगा कि कौन सा सिस्टम होगा, ये होगा माइक्रो सिस्टम के, सूक्ष्म तंत्र के, क्योंकि वो सबसे पहले इन्हीं से रिलेट करता है, तो ये सूक्ष्म तंत्र के होगा। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, ध्यान से देखिएगा, नोट वाले क्वेश्चन इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे आ चुके हैं, तो एस्टेट के अंदर नोट वाले क्वेश्चंस को आप सबसे पहले सोचिएगा, नोट को सर्कल कीजिएगा। पेपर के अंदर प्रेशर होता है क्वेश्चन सही करने का, तो नोट्स कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बन जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एक्रेलिक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, इकोनिक स्टेज या फिर सिंबॉलिक स्टेज। एक्रेलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन चूज कीजिएगा। इसके जो ब्रूनर की जो अवस्था नहीं है वो है एक्रेलिक अवस्था, तो इसके अंदर एक्रेलिक अवस्था का कोई भी जिक्र नहीं है, बट हाँ क्रियात्मक अवस्था का जिक्र है, जिसे हम इनएक्टिव भी बोलते हैं, और अवस्था का जिक्र है, और उसके बाद में प्रतिबिंबात्मक अवस्था का भी है, आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं जिसे हम, और साथ में संज्ञानात्मक अवस्था में तीसरी अवस्था संकेतात्मक अवस्था, जिसे हम सिंबॉलिक एज भी बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, according to Mayer and Salovey, which of the following process is not सबसे पहले सर्कल एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है, समझ नहीं है, प्रत्यक्षण नहीं है, प्रबंधन नहीं है या फिर रचना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मैनेजमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन, इनमें से एक जो है वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स में नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन दीजिएगा। हमारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो इसमें इंक्लूड है नहीं है, तो इंक्लूड कौन कौन सी है, सबसे पहली है अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम समझ भी बोलेंगे, दूसरी है प्रत्यक्षण, जिसे हम परसेप्शन भी बोलेंगे, जो थर्ड है वो है प्रबंधन, जिसे हम मैनेजमेंट भी बोलेंगे। ये तीनों इंक्लूड हैं, बाकी इसके अंदर ये वाली चीज इंक्लूड नहीं है। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कोहलर रिसर्च विद सुल्तान, कोहलर ने जो सुल्तान के साथ में जो रिसर्च की थी, स्पोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ द लर्निंग, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। आपके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि सुल्तान क्या है, कौन सा एनिमल है सुल्तान। चलिए देखते हैं कि कितने सुल्तान के बारे में जानते हैं। इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग या फिर मॉडलिंग, अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम या फिर मॉडलिंग। तो चलिए बताइएगा इन सभी के अंदर से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है। कॉलर्स रिसर्च विद सुल्तान स्पॉट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, उसने यहाँ पर कौन सी लर्निंग को शो किया है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इनसाइट लर्निंग, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है। अंतर्दृष्टि अधिगम।
बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आउट ऑफ साइट, आउट आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड बेस्ट डिस्क्राइब्स। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? यह बात सबसे बिल्कुल सही कब बैठती है? अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज, अर्ली प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्ली एडोलसेंस या फिर एडोलसेंस, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था। तो जो 26 है उसका ऑप्शन चूज कीजिए, किसके कौन सी अवस्था के अंदर, कौन सी स्टेज के अंदर आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से भी चीज हट जाती है। तो जो वो है बिल्कुल सही बात है, अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज, आरंभिक संवेदी भ्रामक अवस्था के अंदर आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लाइज एट द इंटरेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। पॉजिटिव साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन चूज कीजिएगा। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लाइज एट द इंटरेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर शिक्षण शास्त्र की बातचीत कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की बातचीत होगी ही होगी। शिक्षा में मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28, द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, वाइसग्वी के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा। बताइएगा किसके द्वारा दी गई थी? 28 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है वाइगोत्स्की। बिल्कुल क्या है? वाइगोत्स्की के द्वारा स्कैफोल्डिंग का जिक्र किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 29 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द अट्रैक्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर was termed by Freud। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा? 2022 के जो पेपर था उसके अंदर लड़के का जिक्र किया गया था, यहाँ पर लड़की का जिक्र किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट या फिर ओरल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व या फिर मौखिक ग्रंथि। 29 मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मोरल कॉन्फ्लिक्ट, ओरल कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होगा, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिएगा, आप बताइएगा कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सटीक ऑप्शन है। जी हाँ, इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लड़की के लिए, ई लड़की, याद रखिएगा, ई लड़की ओ लड़का, ई लड़की ओ लड़का, ये आपकी ट्रिक है सिंपल सी चीज को याद रखने की। ई लड़की इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओ लड़का ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ई लड़की ओ लड़का। क्वेश्चन नंबर 30, हु बिलीव्ड दैट इन्फेंट ब्रेन इज लाइक ए टेबुला रासा। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना है, खाली स्लेट माना है? जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा या फिर वाटसन। बताइएगा कि किसने, जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? जॉन लॉक ने कहा था ये कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो टेबुला रासा की तरह होते हैं, खाली प्लेट की तरह होते हैं। जी हाँ, आज हमने 2020 PRT 1 to 30 CDP के क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। इससे पहले हमने, अगर हम इससे पहले की बातचीत करते हैं तो इससे पहले हमने 2021 के PRT के 1 to 30 MCQs को यहाँ पे कंप्लीट किया था, और उससे भी पहले हमने 2022 के भी CDP के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। जी हाँ, यहाँ पर हमने इस सेशन में हमारे यहाँ पर 3 चीजें कंप्लीट होती हैं।
सबसे पहली जो चीज है वो है, सबसे पहले हमने 2022, सबसे पहले जो हमने है 2022, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 2022, फिर हमने 2021 और फिर हमने 2020। इन तीनों के लेवल 1, जिसे हम जेबीटी या फिर पीआरटी के नाम से जानते हैं, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, हमने इन तीनों के 1 to 30 सीडीपी के क्वेश्चंस को, जो हमारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं, उन्हें कवर कर लिया है। तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन तीनों के वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। आप अपना स्कोर साथ के साथ में हमें कमेंट कीजिएगा। ये हमने आज सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इन्हीं 3 के टीजीटी के पेपर्स को, टीजीटी के पेपर्स के सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तीनों कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।